और भाई रेलवे डी ग्रुप ऑफिसर्स क्या हाल चाल है। हाल चाल बढ़िया होगा, यही उम्मीद है मुझे। 17 तारीख को एग्ज़ाम है, सरकार ने बम फोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलो 17 तारीख अभी दूर है, आप लोग अभी तब तक तैयारी कर लो। इस वीडियो में 30 साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस आप स्किप नहीं करोगे और 30 में से आपके कितने सही हुए हैं ये आपको लास्ट में कमेंट करना है। ओके, तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए, बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी बोहर, डी चैडविक। कमेंट करो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन किसने ढूंढा था? तो ये ढूंढा था हमारे थॉमसन चाचा ने, ठीक है। थॉमसन का पूरा नाम है जे थॉमसन, याद रखना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हमारा यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी हेनरी बैकरल, सी रदरफोर्ड, डी बोहर। आप लोग कमेंट करो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की है दोस्तों हमारे हेनरी बेकरल चाचा ने, ठीक है। हेनरी, ये कोई बेकर थे, मतलब मजाक करो, नाम में बेकरल है, ठीक है। हेनरी बेकरल चाचा ने हमारे रेडियो एक्टिविटी की खोज की है। बहुत खतरनाक चीज़ है ये रेडियो एक्टिविटी, हल्के में मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग फाइनली। सवाल अच्छे लगे तो मज़ा, मतलब लाइक करते चलना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, जो न्यूटन का थर्ड नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, पिक्चरों में बहुत सुने होंगे, रीलों में बहुत सुने होंगे, अब यहाँ पे बताओ कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बी हर वस्तु स्थिर रहती है, सी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, डी क्या कहता है दाब बल के समानुपाती होता है। तो जो न्यूटन चाचा का तीसरा नियम है ना दोस्तों, वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जैसा क्रिया तुम करोगे उसके ही समान, उसके ही विपरीत एक प्रतिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आप लोग इसको सवाल को है ना स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 क्या कहता है, पारा यानी कि मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में होता है, कमरे के तापमान पर ठोस रहता है, गैस बन जाता है, द्रव्य रहता है या उबलता रहता है? कमेंट करके बताओ कि जो मर्क्यूरी है कमरे के तापमान पे क्या करता है। भाई उबलता नहीं है, ठीक है, उबलता नहीं है, ठोस भी नहीं रहता है, गैस नहीं बनता, ये द्रव्य रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। जो मर्क्यूरी है ये रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। मतलब तभी वो जो थर्मामीटर डॉक्टर लगाता है ना जब बुखार चढ़ जाता है जाते हो, तो ये मर्क्यूरी ही रहता है उस थर्मोमीटर के अंदर। तो जब जैसे ही तुम्हारे शरीर उसमें टच होता है थर्मोमीटर में, तो मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है जैसा बुखार होता है तुम्हें, तो उसी हिसाब से ये द्रव्य अवस्था में रहता है। एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग होते हैं बिना कहे नहीं करेंगे लाइक सब्सक्राइब, तो लाइक ज़रूर कर देना यार, आपके एक एक लाइक से है ना सपोर्ट मिलता है। और सब्सक्राइब तो जरूर सही कर दो चैनल को, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आएगा तो उसके टॉप लेवल की, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस जीरो से लेकर के इस चैनल पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको रेगुलर। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर जरूर कर दो अपने उस दोस्त के साथ भी जिसके साथ आप नौकरी पाना चाहते हो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, कौन सी गैस जलाने में सहायता करती है? कौन सी ऐसी गैस है जो जलाने में सहायता करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं करती सहायता, पहले ही कट गया। 50-50 कर दिया हूँ, लाइफ लाइन यूज़ कर लो आप लोग, ए और बी में से बताओ क्या सही है। ऐसी कौन सी गैस है जो जलने में सहायता करती है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब है। ओके, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो आपको जिंदा भी रखती है और आग जलाने में सहायता भी करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 6 पर ये क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? अब यहाँ पे कई होशियार बोलेंगे भाई हमारे दिमाग में भाग भी होता है क्या, हमको यही नहीं पता। भाई दिमाग में बहुत सारे पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, बहुत पार्ट है, ठीक है। तो ये जो खोपड़ी दिख रही है इसमें 3-4 पार्ट हैं, ठीक। तो परेशान नहीं होना, ऑप्शन बताओ सही क्या है। सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला, डी थैलेमस। एक हाइपोथैलेमस भी होता है जो आपके हाव भाव कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब ये जो इधर उधर घूमने वाली फीलिंग, इनके उनके पीछे घूमने की फीलिंग आती है ना, ये थैलेमस की वजह से ही होता है। तो कोई नहीं, लीक से हटो मत, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग है ऐसा जो संतुलन बनाए रखता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। तो ये है दोस्तों सेरेबेलम। सेरेबेलम मनुष्य के मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जो संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और एक मज़े की बात बताऊं, हमारे लेफ्ट साइड का, मतलब बाएं तरफ का, जैसे राइट का बाएं तरफ का जो भाग है ना, वो लेफ्ट शरीर को कंट्रोल करता है।
और लेफ्ट शरीर के मतलब लेफ्ट शरीर को कंट्रोल करता है हमारा राइट साइड का ब्रेन, और राइट साइड के शरीर को करता है कंट्रोल हमारे लेफ्ट साइड का ब्रेन। थोड़ा उल्टा है, मतलब दाहिना ब्रेन जो है वो बाएं शरीर को कंट्रोल करेगा और बायां ब्रेन जो है वो दाएं शरीर को कंट्रोल करेगा। छोड़ो, ये आपके बस की बात नहीं है, बस क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है। कुछ लोग नहीं समझेंगे। क्वेश्चन 7 पर आते हैं। 7 क्या कहता है हमारा, कौन सी धातु हवा में स्वतः जल सकती है? कौन सी धातु ऐसी है जो हवा में जल सकती है? ऑप्शन ए सोडियम, बी जिंक, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। भाई जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम अगर हवा में जल जाते हैं तो आज जिंक नहीं मिलता हमको, कॉपर के बर्तन नहीं मिलते हैं, एल्यूमिनियम का कुकर नहीं मिलता आपके रसोई में। सोडियम एक ऐसा गैस है ना दोस्तों जो हवा में और पानी में दोनों में अपने आप जल जाएगा, तो इसको स्टोर किया जाता है कैरोसिन में। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, ठीक है। सोडियम को स्टोर करते हैं मिट्टी के तेल में, ठीक है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जो हवा में ही जल जाता है, पानी में भी जल जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रिएक्टिव मेटल है ये सोडियम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे फाइनली हम लोग। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? जो सूर्य है हमारा, हाँ वो गोला नहीं है एक आग का, उसके अंदर गैसें होती हैं, हाइड्रोजन हीलियम होता है। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा सूर्य पे यार, इसको तो काट ही दो, नाइट्रोजन हटा ही दो। हाइड्रोजन हीलियम में से बताओ कि सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है सूर्य के अंदर, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। तो हमारे सूर्य के अंदर जो सबसे अधिक पाई जाती है ना गैस दोस्तों, वो है हाइड्रोजन। सूरज जो है हमारा वो हाइड्रोजन का एक गोला है, और जब हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन होता है, फ्यूजन मतलब जुड़ना और फिजन मतलब टूटना, तो जब हाइड्रोजन और हीलियम का जुड़ना यानी फ्यूजन होता है तो आग निकलती है, और वही आग हमें यहाँ पे रोशनी के फॉर्मेट में मिलती है। रोशनी, हाँ रोशनी मतलब उजाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या कहता है, पैराबैंगनी किरणें यानी यूवी रेज कौन सा विटामिन बनाता है? पैराबैंगनी किरणें जो हैं ये कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। पैराबैंगनी किरणों से कौन सा विटामिन बनता है? आप लोग कमेंट करो कि पैराबैंगनी किरणों से कौन सा विटामिन बनता है। तो ये बनता है विटामिन डी। अरे आपने सुना नहीं है क्या, सूरज की रोशनी में बैठो विटामिन डी मिलता है, मुन्ना भाई MBBS का डायलॉग, सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, विटामिन डी मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। 10 क्या कहता है हमारा, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। 10 क्या कहता है, गैस का आयतन और दाब व्यक्तुम क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम के अनुसार है? ऑप्शन ए बॉयल का नियम, बी चार्ल्स का नियम, सी ओम का नियम, डी न्यूटन का नियम। कमेंट करो फटाफट कि गैस का आयतन और दाब व्यक्तु क्रमानुपाती होता है, यह किस नियम के अनुसार है? तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है बॉयल का नियम। बॉयल का जो नियम है उसके अनुसार गैस का आयतन और दाब जो है वह व्यक्तु क्रमानुपाती होता है, ठीक है, बॉयल का नियम है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है देखने को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, लेकिन उससे पहले बता दो कि 10 सवाल में से आपका कितना सही हुआ। भाई 1/3 वीडियो खत्म हो गया, यहाँ पे 1/3 वीडियो है ना खत्म हो गया, 30 में से 10 सवाल हो गए, और 10 में से कितना सही किए हो ये कमेंट करके बताओ आप लोग। क्वेश्चन 11 पे आएंगे, रेशम का तंतु किससे बनता है? रेशम का तंतु किससे बनता है? ऑप्शन ए पॉलीमर, बी प्रोटीन, सी सेलुलोज, डी स्टार्च। रेशम का तंतु किससे बनता है? तो ये बनता है प्रोटीन से, ठीक है। रेशम का जो तंतु है वो प्रोटीन से बनता है, याद रहेगा, रेशम का तंतु जो है वो प्रोटीन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। 12 पर आते हैं। टीबी, ये खतरनाक बीमारी है, देखने वाली टीवी होती है जो हम देखते हैं, टेलीविज़न होता है वो, और ये बीमारी है टीबी, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। का कारण क्या है? जो ये ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी नाम की बीमारी होती है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी प्रोटोजा। कमेंट करो फटाफट आप लोग। तो दोस्तों ये जो टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। अभी भी बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इधर बहुत पैसा आता है, बहुत सब्सक्राइब मिलता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है, तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी आता है। ओके, फाइनली आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या कहता है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है? जो परमाणु घड़ी है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए दाब, बी समय विस्तार, सी कंपन आवृत्ति, डी है संलयन। परमाणु घड़ी जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? कमेंट करो फटाफट। तो परमाणु घड़ी जो है ना दोस्तों, ये काम करती है कंपन आवृत्ति पर, ठीक है, आवृत्ति पे परमाणु घड़ी जो है ये कंपन आवृत्ति सिद्धांत पर काम करती है, याद रहेगा, रखना ही पड़ेगा, एग्जाम है 17 तारीख को, अब नहीं याद करोगे तो कब करोगे? आप लोग तो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा, लो आ गया आदेश 17 तारीख को। तैयारी करती रहनी चाहिए थी ना। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है
वो सबसे कम कहाँ होता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी ध्रुवों पर, सी पर्वतों पर, डी समुद्र तल पर। पर्वतों पर और समुद्र तल पर, ये सी और डी तो पूरी तरह गलत हो गया, ये तो हटा ही दो, लो पूरा हटा ही दिया। ए और बी में से बताओ आप लोग, ए और बी में से ही सवाल का सही जवाब होगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना दोस्तों, वो भूमध्य रेखा पर पड़ता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोशनी जो सूरज की है वो भूमध्य रेखा पर ही पड़ती है, ठीक है। याद रहेगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे हम लोग फटाफट। 15 क्या कहता है? विद्युत चुंबक किस धातु से बनता है? विद्युत चुंबक जो है वो किस धातु से बनता है? ऑप्शन ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी सोडियम। कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग कि विद्युत चुंबक जो है वो किस धातु से बनता है, हमारा यही सवाल है। तो ये बनता है लोहा से। ओके, विद्युत चुंबक जो है दोस्तों ये लोहा से बनता है, विद्युत चुंबक लोहे से बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे हम लोग। 15 हो गया। 16 क्या कहता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मनुष्य शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। देखो आपके कमेंट करने से है ना मोटिवेशन आता है मुझे कि मतलब हाँ आप लोग सच में देख रहे हो, इंटरेस्टेड होके, और कमेंट करते हो ना तो पता चलता है कि सच में देख रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ सोए हुए हो देख रहे हो। कमेंट करने से पता चलता है कि आप लोग एक्टिव होके देख रहे हो। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। पता है क्यों ऑक्सीजन मिलता है सबसे ज़्यादा? 70% तो पानी है हमारे शरीर का, और पानी मतलब H2O, ठीक है, H2O में वाटर आता है, ठीक है, H2O में वाटर है। अब बोलोगे हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन हमारे शरीर में नहीं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। याद रखना, मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है ना दोस्तों वो है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, याद रहेगा मानव शरीर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग फाइनली। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहाँ लागू होता है? परावर्तन का नियम जो है वो कहाँ लागू होता है? ऑप्शन ए दर्पण, बी लेंस, सी प्रिज्म, डी ऑप्टिकल फाइबर। कमेंट करो कि परावर्तन का जो नियम है वो कहाँ लागू होता है। तो परावर्तन का नियम यानी रिफ्लेक्शन का जो नियम है वो लागू होता है दर्पण पे। लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और प्रिज्म में और ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जो परावर्तन का जो नियम है ना ये दर्पण पे यानी शीशे पर लागू होता है, रिफ्लेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे हम लोग। 18 क्या कहता है? मलेरिया जो रोग है वो किससे फैलता है? मलेरिया जो रोग है दोस्तों वो किस चीज़ से फैलता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी मादा एनीफिलीज मच्छर, और डी है फंगस। कमेंट कीजिए कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? मलेरिया मच्छर से फैलता है, मादा एनीफिलीज मच्छर, ठीक है। हालांकि लोकल भाषा में मच्छर बोल देते हैं, ये है मच्छर। ओके, आप क्या बोलते हो, मच्छर बोलते हो या मच्छर बोलते हो? कमेंट करना। ओके, क्वेश्चन 19 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए उसका आकार, बी उसका घनत्व, सी गुरुत्वाकर्षण पर, डी तापमान पे। किसी वस्तु का भार जो है वो किस पर निर्भर करता है? हमारा क्वेश्चन यही है 19 नंबर। तो दोस्तों किसी वस्तु का जो भार है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, ठीक है। जो किसी वस्तु का भार है, भार मतलब क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है उसके ऊपर कितना ज़्यादा ग्रेविटी लगा रही है खींचने में, तो इसी को वेट बोलते हैं। वेट क्या होता है? वेट होता है कि जो ग्रेविटी है वो कितना ज़्यादा लग रहा है उस वस्तु पे, पृथ्वी उस वस्तु को कितना तेज़ी से अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लो इस पर, और ये ज़रूर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, बी केवल न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कमेंट करो कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। जैसे ये नाभिक है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलेगा, और इसकी तरफ से गोल 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 रहता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे हम लोग फटाफट। 21 क्या कहता है? फाइबर ऑप्टिक्स का सिद्धांत क्या है? याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फाइबर ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लो यही सही है, ठीक है। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन ये सब नहीं है, ठीक है। अपवर्तन जो है ना ये लेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर ऑप्टिक्स में। फाइबर ऑप्टिक्स मतलब वही जिसकी वजह से इंटरनेट आ रहा है आपके घर में,
हमारे धरती के नीचे नीचे है ना, धरती के नीचे नहीं मतलब आपके सड़क वगैरह के नीचे ऐसे फाइबर बिछा रहता है, ऑप्टिक्स फाइबर बोलते हैं। इसी में इंटरनेट आता है, जियो का या एयरटेल का जो भी यूज़ करो। तो उसमें क्या होता है, जो इंटरनेट आता है ना वो ऐसे लड़ के आता है, इस फॉर्मेट में आता है, इस फॉर्मेट में जल्दी जल्दी पहुँचता है। तो ये टोटल इंटरनल है, मतलब यहाँ से लड़ा यहाँ गया, अब यहाँ से लड़के यहाँ आया, फिर यहाँ से लड़ा यहाँ गया, फिर यहाँ से लड़के यहाँ आया। तो इसी फॉर्मेट में इंटरनेट जो है जल्दी पहुँचता है, याद रखना। और फाइबर ऑप्टिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आऊँ। 22 क्या कहता है, 22 है कि नींबू का रस अम्लीय होता है। सही बात है ना, सही है। आधे लोग डाउट में चले गए होंगे। जो नींबू है ना खट्टा होता है, वो होता है एसिडिक, अम्लीय। उसमें क्या होता है, उसमें ऑप्शन ए टर्टरिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, डी है सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक है, पी मत लेना, ओके। टर्टरिक एसिड जो है और साइट्रिक एसिड है, तो इसमें से साइट्रिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। 22 का ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है कि नींबू का रस जो है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सिट्रिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिट्रिक। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो थोड़ा सा हिंदी का ऊपर नीचे होता है, कोई नहीं, आता दोनों ही है, हिंदी इंग्लिश तो आता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड है इसका सही जवाब। नींबू का रस अम्लीय होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। 23 क्या कहता है, थोड़ा सा छोटा करेंगे हम इसको। 23 क्या कहता है, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रक्रिया से उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं। पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपन ऐसे बोलता होगा कि मेरी वजह से तुम्हारी रसोई चल रही है, ठीक है, समझे। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसे बोलेगा कि मेरी वजह से तुम्हारी रसोई चल रही है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। 24 क्या कहता है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, बी केवल नमी, सी ऑक्सीजन और नमी दोनों, सी सूर्य का प्रकाश। कमेंट करो। तो देखो एक चीज़ बताऊँ, एक तुक्का की ट्रिक है कि जो सबसे अलग लगे ऑप्शन ना वही सही होते हैं। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या लग रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी अलग लग रहा है ना, तो यही सही है। ये तुक्का एग्ज़ाम के लिए नहीं है, घर पे प्रैक्टिस करने के दौरान लगा सकते हो। एग्ज़ाम में तुक्का लगाओगे तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन और नमी दोनों की वजह से लोहे में जंग लगती है। जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, RUST, रस्ट, ठीक है, रस्ट बोलते हैं जंग को, ओके। 25 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए हर्ट्ज, बी न्यूटन, सी रदरफोर्ड, डी रोमर। बताओ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, तो ये की थी हर्ट्ज ने, ठीक है। रेडियो तरंगों की खोज किसने की है, हर्ट्ज ने, ठीक है, हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। देखो लाइक सब्सक्राइब हर जगह लिखा हुआ है तो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कह देता हूँ, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए तो ज़रूर से कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए। वह द्रव्य जो बिजली का संचालन करता है कहलाता है, वह द्रव्य जो बिजली का संचालन करता है उसे क्या कहते हैं। द्रव्य बोल रहा है, द्रव्य, याद रखना। ऑप्शन ए इंसुलेटर, बी कंडक्टर, सी इलेक्ट्रोलाइट, डी रजिस्टर। रजिस्टर संचालन नहीं करता, रोकता है भाई। इंसुलेटर नहीं करता है, पूरी तरह से रजिस्ट करता है। कंडक्टर द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में कंडक्टर मार दिए, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइट सही जवाब है। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये एक ऐसा द्रव्य है जो बिजली का संचालन करता है। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। 26 का सी बिल्कुल सही जवाब है। और रेलवे ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेवल ऐसा ही रहेगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ओके। फाइनली आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या है, कौन सा हार्मोन रक्त में शुगर का स्तर नियंत्रित करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में, हमारे खून में शुगर जो है उसको स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए एड्रेनालिन, बी इंसुलिन, सी है थायरोक्सिन, डी है एस्ट्रोजन। कमेंट करो। एस्ट्रोजन जो है ना ये गर्ल्स में होता है एक तरीके से रिप्रोडक्टिव इंसुलिन, रिप्रोडक्टिव वो है, हार्मोन है, तो ये तो कट ही गया। थायरोक्सिन ये थायराइड टाइप का है, हमारे गले में होता है, ये भी हट गया। ऑप्शन बी और ए में से अब आप लोग बताओ। यार ऑलरेडी करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो, 50-50 कर दिया हूँ, ठीक है। बताओ आप लोग कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शुगर का स्तर है उसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ओके। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी फाइनली हो गया है। अब फाइनली बढ़ेंगे, बस 2-3 सवाल और बचे हैं, 28, 29, 30, ठीक है। 28वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो तरंगों की गति किसके बराबर होती है।
रेडियो तरंगों की गति जो है वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए ध्वनि की गति, बी प्रकाश की गति, सी इलेक्ट्रॉन की गति, डी है द्रव्यमान की गति। बताओ आप लोग कि रेडियो तरंगों की जो गति है वो किसके बराबर होती है? तो ये होती है प्रकाश की गति के बराबर होती है रेडियो तरंगों की गति। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रहेगा कि रेडियो तरंगों की जो गति है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है और प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइनली आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यार हार्ट अटैक का है 29। हृदयघात यानी हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? आप लोग बताओ कि हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए हृदय की मांसपेशियों में रुकावट, बी रक्त की कमी, सी फेफड़ों में संक्रमण, डी हड्डियों की कमजोरी। यार हड्डियाँ कमजोर होंगी तो हार्ट पे क्या जाएगा? टूट नहीं जाएंगी हड्डियाँ? तो ये तो कट ही गया। ए बी सी में से आप लोग बताओ कि हार्ट अटैक क्यों होगा? ये आपको नहीं लग रहा क्या कि रक्त की कमी ये बेतुका ऑप्शन है? तो ये भी नहीं होगा। सबसे पहले ऑप्शन काटना सीख जाओ, सही ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। ए और सी में से अब आप लोग बता दो। अब यार अगर फेफड़े में कुछ संक्रमण होगा, कुछ वायरस वगैरह आएगा तो हार्ट पे थोड़ी दिक्कत जाएगी, वो तो इम्यून सिस्टम ख़राब करेगा ना। सही ऑप्शन मिल गया ना ए, है ना। ऑप्शन ढूंढना सिखा रहा हूँ, अगर पढ़े नहीं हो फिर भी ऑप्शन ढूंढते कैसे हैं वो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हाँ सच में सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं फाइनली। 30 क्या कहता है? कौन सी धातु पानी में डालते ही फट जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो पानी में डालते ही फट जाती है? ऑप्शन ए सोडियम, बी जिंक, सी आयरन, डी निकेल। बताओ, मैंने बोला था ना एक ऐसा मेटल है सोडियम जो पानी में भी रिएक्ट करता है और हवा में भी रिएक्ट करता है। कभी लोहे को पानी में डालोगे तो फट जाएगा क्या? है ना, नहीं फटता ना। तो ये आयरन तो ऐसे ही कट गया क्योंकि लोहा कभी फटेगा ही नहीं पानी में डालने पे। निकेल भी नहीं फटेगा यार, लोहे जैसा ही होता है। जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पे जंग से बचाने के लिए। यार जब लोहा पानी में नहीं फट रहा तो जिंक कैसे फट जाएगा? यहाँ पे भी बता दिया एलिमिनेट कैसे करना है। सही ऑप्शन मिल गया, सोडियम है, पानी में डालते ही फट जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, 30 सवाल हैं। आगे अगर और भी मज़ा आ रहा है आपको चैनल पे और भी सवाल चाहिए एग्ज़ाम में तैयारी के लिए तो सब्सक्राइब कर लो ना यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।